एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खुशी की मेडिकल पाठशाला। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे जीपीसीआर रिसेप्टर सीएमपी एज अ सेकेंडरी मैसेंजर प्रोडक्शन में हेल्प करता है और ग्रुप 2 हार्मोन अपना सेल रिस्पॉन्स कर पाता है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रुप 2 हार्मोन कैसे IP3 और डैक पाथवे में इन्वॉल्व होता है और कैसे इन सेकेंडरी मैसेंजर सेल रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं ग्रुप 2 हार्मोन वाटर सॉल्युबल होते हैं, मींस कि ये हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, इसलिए इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई हम इसको ऐसे हार्मोन ग्रुप 2 हार्मोन को एक्स्ट्रा सेलुलर हार्मोन भी कहते हैं और इनके मैकेनिज्म को एक्स्ट्रा सेलुलर हार्मोन मैकेनिज्म एक्शन कहा जाता है। अब IP3 और डैक पाथवे जानने से पहले हम कुछ जी प्रोटीन के बारे में जान लेते हैं, जो कि हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो जी प्रोटीन होता है उसमें 3 सब यूनिट होता है, जी अल्फा, बीटा एंड गामा। तो जो जी अल्फा प्रोटीन होती है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जैसे जी अल्फा क्यू, जी अल्फा एस, जी अल्फा आई, जी अल्फा टी, और भी अदर टाइप की होती है। तो जी अल्फा एस स्टिमुलेटरी टाइप का होता है, जी अल्फा आई इनहिबिटरी टाइप का होता है, कि मतलब ये अगर जी अल्फा आई एक्टिवेट होगा तो वो कोई ना किसी चीज़ का इनहिबिशन करा रहा होगा। जी अल्फा टी, जिसको ट्रांसड्यूशन भी कहते हैं, ये विजन में हेल्प करता है। वैसे ही जी अल्फा क्यू कैल्शियम के रिलीज में हेल्प करता है बाय द IP3 एंड डैक पाथवे। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम IP3 और डैक पाथवे को ही डिस्कस करेंगे, जिसमें जो जी अल्फा की सब यूनिट होगी वो जी अल्फा क्यू सब यूनिट होगी। उसके अलावा जो जी प्रोटीन होता है वो GDP बाउंडेड में इनएक्टिव होता है, और अगर यही यहाँ पर जी अल्फा GDP बाउंड होगा। उसके अलावा अगर जी अल्फा GTP बाउंड होती है तो ये एक्टिव फॉर्म होती है। तो जब भी हार्मोन प्रेजेंट होता है तो जी अल्फा GTP बाउंड में होकर एक्टिव होती है और आगे चल के सेकेंडरी मैसेंजर को प्रोड्यूस करती है। सो लेट्स बी डिस्कस द सेकेंड ग्रुप 2 हार्मोन मैकेनिज्म। तो यहाँ पे देखिए, तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है GPCR, और जब भी कोई हार्मोन लाइक एसिटिल कोलिन हो गया वो अगर रिसेप्टर से बाइंड करती है तो जो GDP बाउंडेड जी अल्फा है वो डिसोसिएट होकर बीटा और गामा डिसोसिएट हो जाती है और जी अल्फा क्यू GTP बाउंडेड हो जाती है। अब ये क्या है, एक्टिव फॉर्म में। अब ये एक्टिव फॉर्म जी अल्फा क्यू जाकर फॉस्फोलाइपेज C, एक एंजाइम है जो कि पाया जा रहा है सेल मेम्ब्रेन में, वो क्या करता है, जो वहाँ पे एक PIP2 लिपिड मॉलिक्यूल है उसको हाइड्रोलाइज कराती है इनटू द डैग एंड द IP3। अब ये होता कैसे है, तो यहाँ पे देखें, तो ये ऊपर का पार्ट पूरा क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये नीचे का पार्ट है आपका साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे ये जो रेड पेन से पूरा बना हुआ है ये PIP2 का स्ट्रक्चर है, जिसमें यहाँ पे देखिए तो शुगर मॉलिक्यूल लगा हुआ है, उसके अलावा 2 फैटी एसिड है। अब यहाँ पे ये पूरा PIP2 है। अब जब फॉस्फोलाइपेज C क्या करता है, इस P2 को हाइड्रोलाइज करके डैग और IP3 में कन्वर्ट करता है, तो वो यहाँ पे कट लगाता है। यहाँ पे क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है, जिसकी वजह से नीचे एक फर्स्ट नंबर कार्बन पे, 4 नंबर कार्बन पे और 5 नंबर कार्बन पे फॉस्फेट ऐड रहता है, जिसकी वजह से इसको आइनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट या फिर इसको IP3 कहते हैं। जबकि जो 2 फैटी एसिड या फैटी एसाइल चेन लगी होती है और बाकी स्ट्रक्चर को हम डाई एसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में ही एम्बेडेड रहता है, जबकि IP3 क्या होता है, साइटोसॉल में डिफ्यूज हो जाता है। तो इस तरह से फॉस्फोलाइपेज C PIP2 को डैग एंड IP3 में ब्रेक डाउन कर देता है, और अब ये डैग और IP3 एज अ सेकेंडरी मैसेंजर काम करते हैं। तो अब
क्या होता है कि जो IP3 साइटोसोल में डिफ्यूज़ हुआ है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, तो वो इस रिसेप्टर से जाके बाइंड कर जाएगा और वहाँ पे जैसे ही IP3 बाइंड करेगा वैसे ही कैल्शियम चैनल को ओपन कर देगा। कैल्शियम चैनल जितने भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम स्टोर होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद कैल्शियम एज अ सेकेंडरी मैसेंजर काम करता है और वो कैल्मोडुलिन से बाइंड करके देन प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा, जो कि क्या करेगा, सेल रिस्पॉन्स को या फॉस्फोराइलेट करेगा एंजाइम का। उसके अलावा जो डैग सेल मेम्ब्रेन पे है वो प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करेगा, जो कि आगे चल के सेलुलर रिस्पॉन्स करेगा या जीन ट्रांसक्रिप्शन को करा सकता है न्यूक्लियस में जाकर, ताकि जितने भी कैल्मोडुलिन है या जो रिसेप्टर्स हैं उनके फॉर्मेशन, उनकी सिंथेसिस में हेल्प करेगा। नाउ वी डिस्कस कि हम इसके चार्ट को डिस्कस करते हैं कि ताकि हम इसको समराइज कर सके पूरे पाथवे को। तो सबसे पहले तो हार्मोन बाइंड करेगा रिसेप्टर GQ प्रोटीन को। उसके अलावा जो GDP है वो रिमूव हो जाएगा और जो G अल्फा Q है वो GTP बाउंडेड हो जाएगी और बीटा और गामा सब यूनिट डिसोशिएट हो जाएंगे। उसके बाद G अल्फा Q GTP जो एक्टिवेटेड है वो बाइंड करेगी फॉस्फोलाइपेज C से और फॉस्फोलाइपेज C क्या करेगा, देन हाइड्रोलाइज करेगा PIP2 को डैग में एंड IP3 में। नाउ IP3 डिफ्यूज हो जाएगा साइटोसॉल में और डैग क्या है, वो एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज C को। सबसे पहले जो डैग है वो प्रोटीन काइनेज C को जब एक्टिवेट करेगा तो ये यूज़ करता है ATP को ताकि वो फॉस्फोराइलेट कर सके टारगेट प्रोटीन को। कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो फॉस्फोराइलेशन में एक्टिव हो जाती है और कुछ प्रोटीन्स ऐसी भी होती है जो फॉस्फोराइलेशन में इनएक्टिव हो जाती हैं। उसके अलावा ये जीन ट्रांसक्रिप्शन को कराता है, आयन चैनल्स की ओपनिंग करा सकता है और एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ा सकता है। इन सबको ये रेगुलेट करता है प्रोटीन काइनेज C। प्रोटीन काइनेज C को जिसको डैग क्या करता है, एक्टिव करता है। उसके अलावा जो IP3 था वो साइटोसॉल में डिफ्यूज होने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो IP3 रिसेप्टर है उससे बाइंड करेगा और कैल्शियम चैनल को ओपन करेगा। देन कैल्शियम चैनल जो कैल्शियम है वो साइटोसॉल में रिलीज होगा और एक्ट करेगा एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। अब देन ये कैल्मोडुलिन जो कि इसका ट्रांसपोर्टर है उससे बाइंड करके फॉस्फोराइलेट कराएगा प्रोटीन को और जो सेल रिस्पॉन्स है, जो टारगेट सेल रिस्पॉन्स है उसको करेगा। इस तरह से ग्रुप 2 हार्मोन बाय द CAMP एंड द IP3 एंड द डैग पाथवे अपना रिस्पॉन्स करते हैं। तो अगर आपको जो CMP के थ्रू ग्रुप 2 हार्मोन कैसे अपना सेल रिस्पॉन्स करते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है, उसके लिए मैंने जो वीडियो बनाई थी उसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया हुआ है। उसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।